Hello everyone, welcome to DSL classes. Again I am here with a new video of chemical equilibrium lecture 4. आज का हमारा टॉपिक रहेगा फैक्टर्स अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम. पिछले लेक्चर्स में हमने बात की थी अबाउट केपी एंड केसी, उनके रिलेशंस एंड केपी के बारे में, केसी के बारे में कि उनकी एप्लीकेशंस क्या होती है. राइट. आज हम फैक्टर्स इक्विलिब्रियम के क्या हैं, क्या इफेक्ट डालते हैं इक्विलिब्रियम पर, उनकी बात करेंगे. तो चलिए, उससे पहले हम बात करते हैं अनअकैडमी के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में. अनअकैडमी एक बहुत अच्छा फीचर लेके आया है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 6 से 12 क्लासेस के लिए, जिसमें ये प्लस जैसा ही है लेकिन उससे ज़्यादा बेटर फीचर्स के साथ है. ज़रा मैं थोड़ा सा आपको डिटेल्स बता दूँ इसकी. इसमें प्लस के सारे फीचर्स रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन पेरेंट्स को थोड़ी प्रॉब्लम रहती थी कि हमारा मतलब हमें पता नहीं चल रहा है कि क्या चल रहा है, बच्चा कैसा पढ़ रहा है, पर्सनल कांटेक्ट नहीं बन पाता था पेरेंट्स के साथ. इसमें आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में जिन पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है वो प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी. यहाँ पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी बच्चों को, उनको वीकली प्लानर मिलेगा, स्टडी प्लानर, वीकली एंड मंथली पूरा प्लानर उनको दिया जाएगा और ट्रैक किया जाएगा कि क्या कर रहे हैं वो. पूरे ईयर की प्रोग्रेस मिलती रहेगी. साथ साथ पेरेंट्स के साथ कनेक्शन बना रहेगा, पेरेंट्स को बताते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे उनके साथ कि क्या मतलब प्रॉब्लम्स बच्चे को आ रही है, ये वो कहाँ पर किस एरिया में अभी उसको ज़्यादा दिक्कत है. और लाइव डाउट सेशंस होंगे. जो डाउट्स बच्चे को आ रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट में, वो उनकी लाइव क्लासेस होंगी, डाउट सेशंस होंगे. तो बहुत अच्छा फीचर है ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, बहुत अच्छा है, इसे ज़रूर लीजिए आप. वीकली रिपोर्ट दी जाएगी पेरेंट्स को, जिसके बेस पर पेरेंट्स को ये भी पता रहेगा कि बच्चे का अभी क्या पोर्शन रह गया है और अभी उसे कितना करना है. और एंड साथ साथ जो है सारे फीचर जो प्लस पर थे अच्छे वाले वो तो सब मिलेंगे ही मिलेंगे यहाँ पर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. 6 to 12 क्लासेस के लिए है ये. 6 से 12 क्लास का कोई भी बच्चा इसको ले सकता है. ये चार्जेस हैं 6 से 6, 7, 8 के, और नेक्स्ट अभी दिखाऊंगी मैं 9, 10, 11, 12 के भी. तो जैसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि 6 का, यदि 6 मंथ का बच्चा कोई 6 मंथ के लिए सब्सक्रिप्शन लेता है 17,000 का, तो यदि आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं DSL क्लासेस, तो आपको 1700 मतलब 10% डिस्काउंट भी उसमें मिलेगा. तो अमेजिंग प्राइसेस हैं, बहुत सही प्राइसेस हैं, बहुत कम प्राइसेस हैं इसके, और फीचर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं. तो ये देखिए, ज़रूर करिए, इसे लीजिए. ये 9th एंड 12th के लिए है. तो सेम हेयर, आप DSL क्लासेस का रेफरल कोड यूज़ करते हो तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा. तो जो 6, 7 के बच्चे हैं उनको तो 7 इयर्स का भी बहुत फ़ायदे में रहने वाला है. तो 12th का बच्चा जैसे 2 साल का एक साल, 11 का बच्चा जैसे 2 साल का इकट्ठा ले सकता है. तो ज़रूर लो, ये मैं आपको कहूँगी, ये वाला आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ज़रूर लीजिए आप. ठीक है, चलिए आज के टॉपिक पर चलते हैं. इक्विलिब्रियम के क्या फैक्टर्स हैं जो इक्विलिब्रियम को शिफ्ट कर सकते हैं या उसको इफ़ेक्ट करते हैं. एज़ यू नो इक्विलिब्रियम क्या होता है समझ आ गया होगा, 3-4 लेक्चर्स हो चुके हैं इक्विलिब्रियम के ऊपर. तो इक्विलिब्रियम एक रिवर्सिबल रिएक्शन की कंडीशन है, जिसमें एक रिएक्शन यदि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा सकती है तो बैकवर्ड भी प्रोडक्ट भी डिकम्पोज होकर बैक में आ सकता है. जैसे कि अमोनिया की रिएक्शन यहाँ पर आप देख रहे हो, हैबर्स प्रोसेस की. तो रिवर्सिबल रिएक्शन में ये इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है. अब यदि हमें इंडस्ट्रियली उस प्रोडक्ट को ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना हो, मतलब हमारा एम क्या है, जैसे सपोज़ करिए हम हैबर प्रोसेस से अमोनिया बना रहे हैं, तो हमारा एम क्या है इंडस्ट्री में कि भाई अमोनिया जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में मुझे मिले, है ना. तो उसके लिए मेरा एम ये होगा कि भाई
ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया बनाने के लिए मुझे फॉरवर्ड रिएक्शन ही पूरी मिलनी चाहिए, उसका डिकम्पोजिशन हो ही ना। तो ऐसे ही ऑप्टिमम, एक तो मतलब हम ये ध्यान, हमें ये हो कि भाई टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस ऑप्टिमम हो, ज़्यादा हाई ना हो, ताकि हमारा ज़्यादा खर्चा ना हो। इंडस्ट्रियल मेथड जो है वो चीप एंड कन्वीनियंट होना चाहिए और प्रोडक्ट ज़्यादा मिलने चाहिए। हर एक का एम यही रहेगा इंडस्ट्रियल मेथड बनाने का, ताकि उसे प्रॉफिट ज़्यादा मिले, प्रॉब्लम्स कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा मिले। देन इन दैट केस इक्विलिब्रियम कंडीशन वाले रिएक्शंस में क्या प्रॉब्लम आती है कि एक पॉइंट पर आने के बाद रिएक्शन जो है वो जितनी फॉरवर्ड जा रही है उतनी ही बैक होने लगती है और हमें 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ऐसी रिएक्शंस के लिए जो रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं और इक्विलिब्रियम मेंटेन करती हैं, उनके लिए हमें उनके टेम्परेचर प्रेशर कंसंट्रेशन जो पैरामीटर्स हैं जो उन पर ध्यान देना पड़ता है, उन पर वर्क करना पड़ता है, सो दैट हमें जो है रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड ही मिले और ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रोडक्ट मिल जाए। तो सेटिस्फैक्ट्री प्रोडक्ट्स की वैल्यू लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस पर वर्क करना पड़ेगा। तो एक प्रिंसिपल आपको इसके लिए समझा दूँ जिससे आपको फैक्टर्स बहुत अच्छे से समझ आएंगे। ली चैटलियर प्रिंसिपल पर बेस्ड है ये सारा। ली चैटलियर साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस पर सारा काम किया है, तो उन्होंने प्रिंसिपल दिया है ये, चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ अ सिस्टम। एक इक्विलिब्रियम कंडीशन को जो डिफाइन कर रहा है पैरामीटर जैसे कि प्रेशर टेम्परेचर या कंसंट्रेशन वगैरह, यदि उन पैरामीटर्स को इक्विलिब्रियम पॉइंट पर हम चेंज लाते हैं, उसमें चेंजेस करते हैं, जैसे हमने प्रेशर बढ़ा दिया या कम कर दिया, तो उस इक्विलिब्रियम जो पॉइंट है वो अपने आप को या तो लेफ़्ट साइड या राइट साइड इस टाइप से शिफ्ट कर लेगा कि वो दोबारा मेंटेन हो जाए, सो दैट इक्विलिब्रियम दोबारा से रिएक्शन में मेंटेन हो जाए। इस टाइप से चेंजेस आएंगे रिएक्शन के अंदर। तो ये है ली चैटलियर प्रिंसिपल। इसी के बेस पर हम देखते हैं कि भाई हम क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि इक्विलिब्रियम पॉइंट को फॉरवर्ड या बैकवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, यदि हमें ये समझ आ जाएगा तो हम रिएक्शन को फॉरवर्ड बढ़ाना है तो हम उस टाइप से काम करेंगे, बैक करना है तो हम उस टाइप से वर्क करेंगे। ठीक है ना। तो अब हम पहला फैक्टर क्या है, प्रेशर, देन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, ये सब फैक्टर्स हैं इनर्ट गैस का एडिशन या कैटलिस्ट। तो ये फैक्टर्स हम पढ़ेंगे सब वन बाय वन। पहला फैक्टर देखते हैं, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। बहुत इजी है, मैं आपको बिल्कुल स्ट्रेट कट करके बिल्कुल स्ट्रेट मेथड्स बताने वाली हूँ जो आपको सीधा याद रखना है, क्वेश्चन वाइज भी, ज़्यादा घुमाऊंगी नहीं। एंड एक और बात आपको इम्पॉर्टेंट बता दूँ कि इसी चीज़ से रिलेटेड कल मैं आपकी एक्टिविटी डालने वाली हूँ इक्विलिब्रियम पॉइंट पर, इक्विलिब्रियम रिएक्शंस पर। एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है, वो हम करेंगे, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा इक्विलिब्रियम के बारे में कि चेंजेस जब हम लाते हैं प्रेशर या कंसंट्रेशन में, देन हाउ इट इफेक्ट्स द इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो कल वो एक्टिविटी देखना भी मत भूलना। पहला हम इफेक्ट डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मीनिंग तो सबको पता है कि क्वांटिटी मोल्स पर लीटर बढ़ा दी जाए। अब मैं आपको बिल्कुल स्ट्रेट मेथड बता दूं, ज़्यादा घुमाऊं नहीं। तो यदि एक रिएक्शन है ए एंड बी और सी एंड डी उसके प्रोडक्ट बन रहे हैं एंड ऑफ कोर्स रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल डायरेक्शन में जा रही है और इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया है, रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मेंटेन हो गई है। अब यदि इक्विलिब्रियम आने के बाद मैं किसी भी रिएक्शन में, सीधा सा याद रखना कि यदि मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंजेस लाती हूँ, चाहे वो ए या बी, किसी की भी कंसंट्रेशन में मैं चेंजेस लाऊंगी तो हमेशा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ही बढ़ेगी। हमेशा रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी ताकि इक्विलिब्रियम दोबारा मेंटेन हो जाए। राइट, बहुत सिंपल सा लॉजिक लगाना है आपको इसमें कि जब भी आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हो किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आने के बाद,
यदि मैंने ए या बी एडिशन किया, बाहर से ए को डाल दिया या बी को डाल दिया, तो हमेशा प्रोडक्ट सी एंड डी का बनना ही इंक्रीज होगा। इसी टाइप से यदि हम इक्विलिब्रियम आने के बाद बाहर से हम क्या ऐड करें, या तो सी या डी को ऐड कर दें, उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा दें, चेंज कर दें, तो हमेशा बैकवर्ड रिएक्शन पर ही फोर्स लगेगा और उनका डिकम्पोजिशन इनटू ए एंड बी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये मैंने आपको बिल्कुल सिंपल सीधा सा लॉजिक बता दिया है, इससे आपको बहुत इजी हो जाएगा समझना। दूसरा फैक्टर देखते हैं जिसमें थोड़ा सा समझने की ज़्यादा ज़रूरत है, वो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड प्रेशर चेंज। प्रेशर किसे कहते हैं? यू नो दैट फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड द प्रेशर, है ना, वो मालूम है डेफिनेशन। अब गैसियस मिक्सचर के लिए प्रेशर क्या होगा? गैसियस मिक्सचर एक चैम्बर में जिसे मैंने रिएक्शन के लिए भर दिया है, जैसे कि यहाँ चैम्बर में आप देख रहे हो दो रिएक्टेंट्स हैं, एक पर्पल और एक ग्रीन, उन्हें रिएक्शन के लिए हमने छोड़ दिया है चैम्बर के अंदर। तो उस गैसियस मिक्सचर का प्रेशर जो है वो हमेशा दो चीज़ों पर बेटा डिपेंड करेगा। एक तो उनके इंटरनल प्रेशर पर, जो मॉलिक्यूल आपस में जो कोलिजन्स करेंगे ना, आपस में टकराएंगे, उसके ऊपर प्रेशर है, तो वो प्रेशर काउंट होगा। और दूसरा प्रेशर होगा जो वो मॉलिक्यूल जो हैं वो वॉल के ऊपर लगाएंगे, जो कंटेनर की वॉल पर जो प्रेशर अप्लाई होगा उस प्रेशर की वैल्यू, दोनों प्रेशर्स मिलाकर इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। ठीक है, ये बात समझ आई कि जब भी एक इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है तो उसमें खाली मॉलिक्यूल्स का ही प्रेशर नहीं होता है, उसमें मॉलिक्यूल के प्रेशर के साथ साथ उन मॉलिक्यूल पर का वॉल पर क्या फोर्स अप्लाई हो रहा है वो भी होता है, प्लस वो मॉलिक्यूल एक दूसरे से जब टकरा रहे हैं, कोलिजन्स कर रहे हैं, तो वो प्रेशर भी होता है। तो मैं इस कोलिजन वाले प्रेशर को मैंने लिखा है इंटरनल प्रेशर, और दूसरा जो वो मॉलिक्यूल वॉल पर अप्लाई करते हैं दैट इज कॉल्ड द एक्सटर्नल या प्री वॉल प्रेशर। ठीक है, वो टोटल प्रेशर है। अब ऐसे केस में जब इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया और अब रिएक्शन चल रही है, रिवर्सिबल रिएक्शन एक इक्विलिब्रियम मेंटेन कर चुकी है, अब यहाँ बहुत समझने की ज़रूरत है अच्छे से कि यदि मैं एक्सटर्नल प्रेशर को, पिस्टन को मैंने क्या किया, डाउन कर दिया, तो एक तरह से मैंने एक्सटर्नल प्रेशर को क्या किया, बढ़ा दिया है ना, ये एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज़ कर दिया। तो उससे क्या होगा, जो अंदर मॉलिक्यूल हैं क्योंकि उनका वॉल्यूम डिक्रीज़ हो गया, जिस वॉल्यूम में वो पहले थे वो एक्सपेंडेड था, और अब बाहर का प्रेशर बढ़ गया तो वो वॉल्यूम जो है वो कम हो गया, तो मॉलिक्यूल्स को स्पेस कम मिल रहा है एक्सपेंशन का, वो मॉलिक्यूल आपस में ज़्यादा टकराना शुरू कर देंगे, उनका कोलिजन्स का जो फोर्स है वो बढ़ जाएगा, तो जो इंटरनल प्रेशर है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। अब क्या हो, अब यदि हम उस गैस को इक्विलिब्रियम दोबारा मेंटेन करना है, इक्विलिब्रियम पर वापस जाना है, तो वो क्या करेगी गैस? ऐसी कंडीशन में वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स का नंबर यदि कम कर दिया जाए, जैसे इस मॉलिक्यूल यहाँ पर यदि ये मॉलिक्यूल्स का नंबर कम हो जाए, ये जो रिएक्टेंट्स हैं या मान लो ग्रीन है और जो प्रोडक्ट है वो पर्पल हैं, तो यदि इनमें से जो मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं उनका नंबर या रिएक्टेंट्स का नंबर यदि कम है और वो कम हो जाए, मॉलिक्यूल्स की वैल्यू कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए, देन इन दैट केस जो है टोटल प्रेशर जो है वो फिर दोबारा से इक्विलिब्रियम में चला जाएगा। तो एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ने पर हमेशा वो कंडीशन जो है वो फेवर की जाती है जिस कंडीशन में मॉलिक्यूल का नंबर जो है वो डिक्रीज हो रहा होता है, चाहे वो फॉरवर्ड हो चाहे वो बैकवर्ड हो, वो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी डायरेक्शन में लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो हैं वो बन रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट यदि आपको समझ आ गया और याद कर लिया तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत इजी हो जाएगा। एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाने पर हमेशा ध्यान रखिए उस डायरेक्शन में रिएक्शन तेज़ी से जाएगी या उसकी स्पीड बढ़ जाएगी जिस डायरेक्शन में लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो बन रहे होंगे। राइट, यदि ये आपको समझ आ गया देन यू कैन डू एनी क्वेश्चन। और यदि हम प्रेशर को कम करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं,
तो इसका रिवर्स हो जाएगा कि उस डायरेक्शन में रिएक्शन एनहेंस होगी, तेज़ी से जाएगी या स्पीड बढ़ जाएगी जिस डायरेक्शन में ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ रहे होंगे, ताकि इंटरनल प्रेशर बढ़ जाए, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर कम हो गया तो इंटरनल बढ़ जाए और इक्विलिब्रियम दोबारा मेंटेन हो जाए। ठीक है, तो ये आपको ऐसे दो कंडीशंस यहाँ पर ध्यान रखनी है। मैं एक क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ इसके लिए। एक रिएक्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन की मीथेन के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड की हाइड्रोजन के साथ, जिसमें प्रोडक्ट बन रहा है मीथेन एंड वाटर। अब इस रिएक्शन में यदि हम प्रेशर को बढ़ाते हैं या कम करते हैं तो कौन सी डायरेक्शन पर इफेक्ट पड़ेगा, हम वो चेक करते हैं। हम दोनों कंडीशंस चेक करेंगे, ठीक है, एक भी नहीं, दोनों ही देखेंगे। अब हम सबसे पहले क्या निकालना है कि नंबर ऑफ मोल्स दोनों साइड कितने हैं। लेफ्ट साइड रिएक्टेंट्स के टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं 4। 1 मोल है कार्बन मोनोऑक्साइड का और 3 मोल्स हैं हाइड्रोजन के, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो गए 4। राइट साइड जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनके नंबर ऑफ मोल्स हैं 1 मोल मीथेन का है और 1 मोल है वाटर का, तो टोटल प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स हैं 2। अब ये क्वेश्चन करते हुए ध्यान रखना है आपको, पहले ही निकाल लिया हमने, इस साइड 4 मॉलिक्यूल बन रहे हैं। यदि ये रिएक्शन बैक जाती है तो मॉलिक्यूल 4 बनेंगे और यदि फॉरवर्ड जाती है तो 4 मॉलिक्यूल चेंज होंगे 2 मोल्स में, ये ध्यान रखना है। अब यदि प्रेशर ऐसी रिएक्शन का यदि हम प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर को, बाहर से हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो क्या होगा, तो ये होगा भाई कि जिस साइड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम बन रहे हैं वो ऑटोमेटिकली रेट ऑफ रिएक्शन उसका बढ़ जाएगा। तो फॉरवर्ड में क्योंकि 4 मोल्स ऑफ कंपोनेंट आर चेंजिंग इनटू 2 मोल्स ऑफ कंपोनेंट प्रोडक्ट, तो फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगी सो दैट दोबारा इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाए, ऑटोमेटिकली हो जाएगा ये। ऐसे यदि हम प्रेशर को डाउन करेंगे यदि ऐसी रिएक्शन के लिए, तो जो डिकम्पोजिशन है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल जो हैं वो डिकम्पोज होकर 4 मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो ज़्यादा इंटरनल प्रेशर क्रिएट करेंगे। एक्सटर्नल कम हो चुका है तो इंटरनल बढ़ जाना चाहिए सो दैट इक्विलिब्रियम दोबारा मेंटेन हो जाए। ठीक है, समझ आ रहा है ये पार्ट। तो हमेशा ऐसी रिएक्शन को यदि मेरे को प्रोडक्ट की तरफ बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा ताकि फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाए और हमें जो प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा मिले। राइट, तो ये प्रेशर का इफेक्ट है, अच्छे से समझ लीजिए। पॉज करके दोबारा 1-2 क्वेश्चन करके देखिए, यदि नहीं समझ आ रहा तो दोबारा मेरा जो मैंने एक्सप्लेन किया उसे दोबारा चेक करिएगा, दोबारा समझना इसे, इसमें से क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस होते हैं। तीसरा फैक्टर मैं ले रही हूँ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का इफेक्ट देखने के पहले आपको रिएक्शंस के बारे में पता होगा कि टेम्परेचर जो 2 तरह की रिएक्शंस होती हैं, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शन है जिनमें कि जो एनर्जी है वो बाहर निकलती है, एक्स्ट्रा एनर्जी जो भी होगी वो बाहर निकलेगी सराउंडिंग में। और एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है जिनमें एनर्जी हमें देनी पड़ती है, देन रिएक्शन चलती है, वो सराउंडिंग से एनर्जी को गेन करते हैं। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का पहचान है कि टेम्परेचर अब हाई हो जाएगा और एंडोथर्मिक में टेम्परेचर जो है वो डाउन हो जाता है। अब समझिए रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, एक रिएक्शन ए से बी बन रही है, रिवर्सिबल है। ठीक है, यदि वो रिएक्शन ए टू बी जो फॉरवर्ड है वो एक्सोथर्मिक है, यदि वो क्या है एक्सोथर्मिक, उसमें एनर्जी निकलती है ए से बी बनते हुए, तो जो बी से डी ए वापस बनने की बैकवर्ड रिएक्शन है, जो बैक हो रही है, डिकम्पोजिशन हो रहा है बी का ए में, वो हमेशा क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा। ये ध्यान रखिए आप कि यदि ए से बी बनना एक्सो है प्रोसेस, मैं ऐसे ही सपोज कर रही हूँ कि यदि वो स्टेप एक्सो है तो उसका जो रिवर्स प्रोसेस होगा वो हमेशा एंडो होगा, या इसको उल्टा भी कह सकते हो कि यदि ए से बी एंडो है तो रिवर्स एक्सो होगा। अब आपको मैं सीधा कट शॉर्ट बता रही हूँ इसका दोबारा।
एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो हमेशा, क्योंकि पहले ही टेम्परेचर उसके पास हीट ज़्यादा थी तभी तो वो लो जो जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी है उसे बाहर निकाल रही है सराउंडिंग में। अब यदि कोई बंदा पहले से ही बहुत खाया पिया हो, बहुत अच्छे से पेट भरा हुआ हो, उसे आप अच्छे से अच्छी चीज़ भी दिखाओगे तो उसे वॉमिट आने लगेगी, उसे अच्छा नहीं लगेगा कि भाई नहीं मेरे को नहीं खाना क्योंकि मैं पहले ही ओवर हो रहा है मुझे। एक रिएक्शन में एक्स्ट्रा एनर्जी ऑलरेडी है और वो उस एनर्जी को सराउंडिंग में दे रही है ना। उस स्टेप में यदि आप उसको हाई हीट करते हो और ज़्यादा बाहर से हीट देते हो तो वो रिएक्शन फेवर ही नहीं करेगी, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी ऑलरेडी थी, उसे तो एनर्जी चाहिए ही नहीं और हम उसे बाहर से एनर्जी और दे रहे हैं। तो इन दैट केस क्या होगा, वो फेवर नहीं होगी। वो वाला स्टेप हाई टेम्परेचर पर फेवर होता है जो स्टेप एंडोथर्मिक होता है, जिसे एनर्जी की ज़रूरत है। उस स्टेप को यदि आप एनर्जी हाई देते हो तो वो तो फेवर होगा ना, क्योंकि तो वो तो ऑलरेडी सराउंडिंग से एनर्जी गेन करके ही चल रहा है ना। तो हमेशा ध्यान रखिए जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस वाला स्टेप है, चाहे वो फॉरवर्ड या बैकवर्ड हो, मैं ये नहीं डिस्कस कर रही हूँ। जो स्टेप एक्सोथर्मिक है वो हमेशा लो टेम्परेचर पर फेवरेबल होगा। जो स्टेप एंडोथर्मिक है वो हमेशा हाई हीट पर, हाई टेम्परेचर पर फेवर किया जाएगा। ठीक है, ये वाला लॉजिक आप याद रखिए। अब एग्जांपल देखिए, ये जैसे NO2 जो है N2O4 में चेंज हो रहा है, ये स्टेप एक्सोथर्मिक है क्योंकि हीट निकल रही है -57.2 किलो जूल पर मोल, राइट। तो ये स्टेप जो फॉरवर्ड जा रहा है N2O4 का बनना, वो क्या है, एक्सोथर्मिक है। और इसका उल्टा N2O4 से NO2 का बनना क्या है, एंडोथर्मिक है प्रोसेस। तो यदि मैं ऐसी रिएक्शन में हीट जिसमें निकल रही है, N2O4 बनते हुए हीट निकल रही है और मुझे N2O4 ही ज़्यादा बनाना है, मेरी रिक्वायरमेंट है, मेरा इंडस्ट्रियल प्रोसेस है कि मुझे N2O4 बनाना है, ऐसी रिएक्शन क्या हाई टेम्परेचर पर चलेगी? सोच के बताइए, क्या वो हाई टेम्परेचर पर चलेगी? नो। NO2 से N2O4 का बनना, क्योंकि ऑलरेडी एनर्जी बाहर निकल रही है, उसको कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो हमें फॉरवर्ड रिएक्शन को बढ़ाने के लिए लो टेम्परेचर रखना पड़ेगा ताकि फॉरवर्ड रिएक्शन एनहेंस हो जाए। यदि हम हाई टेम्परेचर करेंगे तो N2O4 का NO2 में बनना जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा और मुझे N2O4 ज़्यादा क्वांटिटी में अच्छे से नहीं मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसको मैं दोबारा दिखा देती हूँ, इसका एनालिसिस। दिस इज फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन, दोनों में ध्यान रखना है कि यदि फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, जैसे कि यहाँ पर N2O4 में, तो वो लो टेम्परेचर पर फेवरेबल होगी, और यदि वो बैकवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो वो हाई टेम्परेचर पर फेवरेबल होगी। तो मुझे क्या देखना है, मुझे ये देखना है मुझे बनाना क्या है। यदि मुझे N2O4 प्रोडक्ट में ज़्यादा जाना है, प्रोडक्ट बनाना है, तो मुझे इस रिएक्शन को लो टेम्परेचर पर चलाना होगा, और यदि मुझे रिवर्स जाना है तो मुझे हाई टेम्परेचर रिएक्शन का करना होगा। तो इस टाइप से हम टेम्परेचर से हम क्या करते हैं, डील करते हैं। और ऐसी रिएक्शन जो रिवर्सेबल हैं, उन रिएक्शन में प्रोडक्ट का बनना हम क्या करते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं कि किस टेम्परेचर पर हम किस रिएक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक है, आई थिंक ये आपको 3 जो फैक्टर्स हैं अच्छे से समझ आए होंगे। यदि बाई चांस कुछ मिसिंग हो तो आप दोबारा वीडियो देखिए और दोबारा उसको क्लियर करिए टॉपिक को। लास्ट में जल्दी से आपको फैक्टर बता दूं, कैटलिस्ट का इफेक्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट एक वो सब्सटेंस है जो रेट ऑफ रिएक्शन को हमेशा बढ़ाने की कोशिश करते हैं, बढ़ाते हैं बाय एड्जॉर्प्शन फिनोमेना, है ना। वैसे थोड़े बहुत नेगेटिव कैटलिस्ट भी होते हैं, लेकिन 90% ऑल कैटलिस्ट आर पॉजिटिव, एंड वो ऐसे सब्सटेंस हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। लेकिन यहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन में जो स्टेप फॉरवर्ड उस कैटलिस्ट से बढ़ेगा, वो एड्जॉर्प्शन कैटलिस्ट जो है वो उस प्रोडक्ट का भी करेगा और वो बैकवर्ड को भी उतना ही बढ़ा देगा। तो यहाँ पर कैटलिस्ट के एडिशन से ऐसी रिएक्शन में कोई हेल्प नहीं मिलने वाली हमें। ऐसी कंडीशंस में कैटलिस्ट ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाएगा, लेकिन जितना वो फॉरवर्ड को बढ़ाएगा उतना ही वो बैकवर्ड को बढ़ाएगा, तो इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आई एम सेइंग इक्विलिब्रियम पॉइंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यदि इक्विलिब्रियम पॉइंट मेंटेन हो चुका है
तो कैटलिस्ट डालने से हम इक्विलिब्रियम को शिफ्ट नहीं कर सकते, राइट। बाकी हाँ, कैटलिस्ट से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, लेकिन हमें कैटलिस्ट के साथ साथ हमें प्रेशर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन पर वर्क करना पड़ेगा। कैटलिस्ट जो है वो जितना फॉरवर्ड को बढ़ाएगा उतना ही बैकवर्ड को बढ़ाएगा, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट शिफ्ट नहीं होगा, ये ध्यान रखना है कैटलिस्ट के लिए। तो दीज आर द फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट द इक्विलिब्रियम पॉइंट। एंड कैसे हम एक रिएक्शन जो कि इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रही है या जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उसमें प्रेशर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है और हम उसको कैसे कंट्रोल करके प्रोडक्ट का बनना बढ़ा देते हैं, ये मैंने इसमें आपको अच्छे से समझाया। तो कल आपको दिशा मैम जो है वो इनके न्यूमेरिकल्स एंड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगी यहाँ तक। एंड देन हम मंडे से चलेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम पर। कल वाली स्लाइड में मैंने शायद गलत टॉपिक डाल दिया था, आयनिक इक्विलिब्रियम हम इसके बाद करेंगे। तो अब हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम पार्ट ख़त्म हो गया एंड नाउ वी विल मूव टू द आयनिक इक्विलिब्रियम। बट बिफोर दैट आप अभी यहाँ तक के न्यूमेरिकल की एक बार दिशा मैम के साथ कल प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे एंड गुड नाइट एंड हेल्दी रहिए, ध्यान रखिए अपना अच्छे से और तैयारी करिए दिवाली की। मिलते हैं फिर जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन।